देहरादून में अमरीक गैंग के सदस्यों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार चल रहे 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। आरोपी संजीव कुमार और संजय गुप्ता के घर पर नोटिस चस्पाया गया। पुलिस ने ढोल बजाकर घर पर कुर्की का नोटिस लगाया है। आरोपियों के खिलाफ जमीन फ्रॉड का मामला चल रहा है, जिसमें दोनों आरोपियों ने कई करोड़ का चूना अब तक कई लोगों को लगाया है, जो कि काफी समय से फरार चल रहे हैं। चमोली से बड़ी खबर, यहां बिना बारिश ही अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर के पिघलने की वजह से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के डैम साइट पर अचानक ही पानी बढ़ गया। कंपनी के अधिकारी अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूरे प्रदेश के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका सबसे ज्यादा असर चंपावत और नैनीताल में देखने को मिल सकता है, यह अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया कि बाकी जिलों के कुछ क्षेत्रों में भी तेज बारिश हो सकती है। इधर टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में प्रकृति का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां जखाड़ा, पिंसवाड़, गेवली, बिशन, कोट गांव के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ा केदार का यह क्षेत्र पहले भी आपदा की मार झेल चुका है। विस्थापन की बात कही गई थी, लेकिन विस्थापन सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रह गया और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं डीएम का कहना है कि लोगों के विस्थापन को लेकर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि बूढ़ा केदार बालगंगा नदी उफान पर है। वहीं तेज बारिश के बाद कल तिनगढ़ गांव में भी भारी भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के भिलंगना के बाल गंगा और बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर अपडेट लिया। सीएम धामी ने टिहरी के डीएम को आदेश दिए हैं। सीएम ने टिहरी के डीएम को संवेदनशील गांवों को फौरन चिन्हित कर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए ऐसा आदेश दिया है। आपको बता दें, बूढ़ा केदार में भारी तबाही हुई थी। कई गांव भूस्खलन की जद में हैं। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्टार निशानेबाज मनु भाकर को पीएम मोदी ने फोन कर बधाई दी। इसी मेडल के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के 221.7 स्कोर के साथ इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इतिहास रच दिया। निशानेबाजी में मनु कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मनु भाकर को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिताओं में भी देश को गौरवान्वित करते रहेंगे। हेलो, नमस्ते सर। मनु, नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक का हिस्सा बने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। साथ ही विकास पर चर्चा की। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर भी चर्चा की गई।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के इस बयान के बाद संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर पार्टी के अंदर अब हलचल तेज हो गई है कि किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी और किसे मिलेगा दायित्व। देखिए ये रिपोर्ट। धामी कैबिनेट में सीएम समेत अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। अभी 8 मंत्री हैं, 4 सीट फिलहाल खाली है, जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में भरा जा सकता है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो फिलहाल 3 पद भरे जा सकते हैं। उत्तराखंड में अब तक हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग 6 जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लिहाजा उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि इन्हीं जिलों में से किसी का नंबर आ सकता है। इनमें भी उम्रदराज नेताओं की जगह युवा नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। हरिद्वार से पार्टी के पास 3 विधायक हैं, जिनमें मदन कौशिक और आदेश चौहान में से किसी एक की लॉटरी खुल सकती है। नैनीताल जिले से राम सिंह कैड़ा दावेदार हैं। नैनीताल से ही सरिता आर्य हैं, जो दलित होने के साथ ही महिला चेहरा भी है। टिहरी में विधायक विनोद कंडारी भी कैबिनेट की दौड़ में है। वरिष्ठ नेता चंद्रराम दास जी कैबिनेट मंत्री थे, उनके निधन के बाद वहाँ खाली हुआ है, तो निश्चित रूप से कुमाऊं को प्रतिनिधित्व तो मिलेगा ही। वहाँ से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कुमाऊं से ही हैं, तो राजनीतिक समीकरण में जाति का भी ध्यान रखा जाता है, क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार में हो सके। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का प्रोग्रेटिव है कि कैबिनेट एक्सपेंशन कब हो, किसको कैबिनेट में लाया जाए। अगर माननीय प्रभारी जी ने ऐसी बात कही है तो सही है, और मुझे लगता है छोटी सी स्टेट है, इसमें कैबिनेट एक्सपेंशन जरूर होना चाहिए, ताकि जो वर्कलोड है वो बढ़े और ज़्यादा हैंड्स मिले काम करने के लिए। खबर ये भी है कि कैबिनेट विस्तार से पहले दायित्वधारियों की सूची जारी करने की तैयारी है, जिसके लिए लंबी लिस्ट है, जिनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जिनके साथ पार्टी का बाकायदा कमिटमेंट भी है। प्रदेश के अंदर दायित्व वितरण का सवाल है, तो अभी बहुत कम संख्या में कार्यकर्ताओं को जो है दायित्व दिए गए हैं। अगर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और दायित्व दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो उनके द्वारा की गई सेवाएं हैं उनका भी अपने आप में एक सम्मान होगा, और प्रदेश सरकार के काम में भी उनका जो प्रतिभा है, जो उनकी विशेषता है, उसका योगदान मिलेगा। सूत्रों की माने तो बद्रीनाथ उपचुनाव के बाद बदली हुई परिस्थितियों में कैबिनेट एक्सटेंशन से लेकर दायित्व देने तक बीजेपी इस बार बीजेपी मूल के लोगों को ही प्राथमिकता देने जा रही है। लिहाजा कैबिनेट विस्तार में गैर बीजेपी मूल के दावेदार विधायकों का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जंगल बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के अभियान चलाती है। कई बार ये अभियान सफल नहीं होते, लेकिन पिथौरागढ़ के रई में ग्रामीणों ने 34 साल की मेहनत से खुद ही ऐसा जंगल तैयार कर दिया जो पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल साबित हो रहा है। उत्तराखंड का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जिसके करीब इतना घना जंगल हो। इस जंगल में साफ हवा देने वाले पेड़ों के साथ ही बेशुमार फलों के पेड़ भी मौजूद हैं। लेकिन आज से 34 साल पहले यहाँ की तस्वीर एकदम उलट थी। जो इलाका आज पेड़ों से भरा है, एक दौर में यहाँ बंजर धरती हुआ करती थी। लेकिन रई के लोगों की पहल से आज यहाँ हजारों पेड़ मौजूद हैं। रई की महिला हो या पुरुष, सभी ने सालों की मेहनत से इस जंगल को तैयार किया है। सन 1992 में ग्रामवासियों ने इस जगह को वन पंचायत में डाल दिया था, और तब से ग्रामवासी सारे मेहनत से लगे हुए हैं। अथक प्रयास से आज ये जंगल डेवलप किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष भी इसमें लगाए गए हैं, और उस प्रयास को गांव वाले हर वर्ष इसमें वृक्षारोपण कर रहे हैं। 1990 में रई के ग्रामीणों की पहल पर ये इलाका वन पंचायत बना था। तब से हर साल बरसात की सीजन में यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगते हैं। पेड़ लगने के साथ ही इन पेड़ों की देखरेख का जिम्मा भी लगाने वालों पर ही रहता है। यही वजह है कि 34 साल की मेहनत के बाद इस इलाके में हजारों पेड़ नजर आने लगे हैं। शहर के करीब होने के चलते ये इलाका अब लोगों को जंगल सफारी का मजा भी दे रहा है। आलम यह है कि सुबह या फिर शाम भारी संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो हवा मिल रही है, शहर के नजदीक लोग वहाँ आते हैं, सभी लोग आते हैं घूमने के लिए।
शहर के नज़दीक कहीं पे भी नहीं है इतना सुंदर और अच्छा जंगल साहब। जंगल बहुत सा डेवलप कर दिया है, जबकि आज हमको हरियाली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये गांव वालों का सामूहिक प्रयास है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन वो पता ही नहीं लगता वो पेड़ कहाँ गए, हम रोज़ाना ये देखते हैं। लेकिन अगर हम गांव वालों को इस तरह उत्प्रेरित करेंगे तो हमारे गांव भी हरे भरे हो जाएंगे और हमारा पर्यावरण भी साफ हो जाएगा। रई के ग्रामीणों की पहल का ही नतीजा है कि अब इस जंगल में जानवर भी नजर आने लगे हैं। पर्यावरण को लेकर लोगों की ये कारगर पहल कई लोगों के लिए नई राह दिखाई दे रही है। वहीं उन सरकारी अभियानों को आईना भी दिखा रही है जिसके नाम पर हर साल करोड़ों की धनराशि तो लुटती ही है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आप अपने क्षेत्र के सांसद से बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि हाल ही में जो जिम्मेदारी आपने उनको दी है वो देश की संसद में जाकर उसको किस तरह से उठाते हैं और आपके क्षेत्र के लिए क्या विकास करते हैं। और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे विशेष मेहमान हैं पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी जी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बातें ढेर सारी करनी है, आपके विजन की भी करनी है, पौड़ी गढ़वाल की भी, क्योंकि आपकी मातृभूमि भी है और आप वहाँ से सांसद भी हैं। लेकिन शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कांवड़ियों को लेकर बड़ा फैसला आया। एक फैसला आया कि दुकानदार नेम प्लेट लगाएं। हरिद्वार प्रशासन ने तो तिरपाल से ढक दिया मस्जिद और मज़ारों को। एक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और दूसरा प्रेशर के बाद वापस लिया गया। इस कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि खासतौर से उत्तराखंड का जहाँ तक विषय, उत्तराखंड में कहीं भी इस तरह की दिक्कत आपस में नहीं है। और कुछ जगह मीडिया के से, कुछ जगह कुछ और लोगों के कारण इस तरह की बातें उठती हैं और कंट्रोवर्सी आती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं उत्तराखंड के अंदर, मैं पूरे उत्तराखंड में लगातार ट्रैवल करता हूँ, प्रवास करता रहता हूँ। कहीं भी उत्तराखंड में समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं और ये जो इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाई जाती है वो दुखद है, मेरे को लगता है। मैं आपके कुछ कामों को सबके बीच में रखना चाहती हूँ, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आपने रामनगर कोटद्वार उत्तरकाशी के जो अस्पताल हैं उनके आईसीयू के लिए अपनी सांसद निधि से आपने फंड दिया, उन पर खर्च किया। इगास जो कि एक बड़ा फेस्टिवल है उसको राष्ट्रीय तौर पर आपने पहचान दिलाई। हर साल आप एक बड़ा आयोजन भी करते हैं और अब हर कोई जान चुका है इगास क्या है। और एक और महत्वपूर्ण, आपने लेंस डाउन के लिए डॉपलर रेडार, 2 नई ट्रेनों का संचालन, इसके अलावा मोबाइल टावर्स और बतौर राज्यसभा सांसद आपने योगदान दिया। और उसके बाद लोकसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी। ये देखिए, आपने जो सारी चीज़ें गिनाई है ठीक है। ये राज्यसभा के जब मैं सांसद था उस वक्त मेरे द्वारा ये कार्य शुरू किए गए और मुझे लगता है कि जब राज्यसभा के दौरान जितने काम किए गए उससे दोहरी स्पीड के साथ लोकसभा में काम करना है और बहुत सारे काम करने हैं। अगर हमको ये मौका मिला है कि अपनी मातृभूमि को देश में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस लोगों को जो समस्याएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों को जो दर्द है, अगर हम उसको कम कर सके, अगर उसमें कुछ राहत पहुंचा सके, तो हमें लगेगा कि हम इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल के लिए एक प्लानिटोरियम प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं जो बहुत चर्चा में है और ये आप ही का ब्रेन चाइल्ड भी है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है और आपका विजन क्या है पौड़ी गढ़वाल को लेकर, किस तरह के कार्य अब आप वहाँ करना चाहते हैं? देखिए, जब राज्यसभा का मैं सदस्य बना तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इस तरह की लोगों के पास इस तरह की मांग आती है कि हमको सांसद निधि से सड़क बनाने के लिए दे दीजिए या खड़ंजे बनाने के लिए दे दीजिए या कहीं पर नाली बनाने के लिए दे दीजिए। इस तरह के काम आते थे जो पिछले 50 सालों से किए जा रहे हैं और उसका कभी मैं देखता था परिणाम इतने सालों से हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे निगम के पार्षद, हमारे चेयरमैन सारे के सारे खड़ंजे बना रहे, तो क्यों नहीं खड़ंजे बन रहे? तो मुझे लगा कि इससे हमारे जो सांसद निधि है उसका सदुपयोग मेरे को कुछ अलग तरीके से करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते थे पहले लोग, तो मुझे लगा कि अपनी सांसद निधि को कुछ अलग तरीके से खर्च किया जाए। तो मैंने एक तो, क्योंकि उत्तराखंड में आईसीयूज की बहुत ज़रूरत थी और जो स्वास्थ्य जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत थी, तो मैंने उस पर खर्च करना शुरू किया। फिर मुझे उसके बाद लगा कि कुछ ऐसी चीज़ अपने सांसद निधि से बनाऊं जो कि समाज को लंबे समय तक लाभ भी देखे। तो मैंने हमारा जो पौड़ी बड़ा खूबसूरत शहर है उसमें एक ऐसा हिल टॉप पे जगह है जहाँ से पूरा बहुत बड़े
मतलब सैकड़ों किलोमीटर का हिमालय का दर्शन होता है। तो मुझे लगा यहाँ पर एक माउंटेन म्यूजियम और एक प्लानिटोरियम, क्योंकि वो बहुत दिल्ली के लोग कल्पना नहीं कर सकते कि पौड़ी में कितना साफ आसमान दिखता है। अच्छा। तो वहाँ से अगर हम पूरे तारामंडलों को देखेंगे, ये सब देखेंगे, तो एक ऐसी जगह बनेगी जो पूरे आसपास के जिलों के स्कूल के बच्चों के लिए भी जिज्ञासा का केंद्र बन सकता है। साथ ही थोड़ा पर्यटन में भी उसमें बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। पौड़ी गढ़वाल आपकी मातृभूमि भी है और अब यहाँ से सांसद है, तो ये जो दोहरा रिश्ता है ये बड़ा खास हो जाता है कि जब आपको ऐसी जगह की जिम्मेदारी विकास की मिले कि जहाँ जो आपकी मातृभूमि भी है। तो इसे लेकर आपने क्या महसूस किया, जनता की समस्याएं क्या हैं और किस तरह उनको एड्रेस कर रहे हैं आप, क्या नया आप यहाँ पर देकर जाना? देखिए, अगर आप पहाड़ में, क्योंकि आप यूपी उत्तराखंड चैनल में देखती हैं, तो पहाड़ की जो सबसे बड़ी समस्या है ये पलायन है। मैं जो मानता हूँ कि लगातार पलायन हो रहा है, गांव के गांव सुनसान हो रहे हैं। जिन पगडंडियों हमारे पुरखे चलते थे वो आज भूता होने लग गई हैं। आप अगर गूगल में सर्च करेंगी कि घोष विलेज ऑफ उत्तराखंड, तो आपको धम जम करके गांव के नाम दिखने लगेंगे। ये बड़ा पेनफुल है। और साथ में जो हमारी उत्तराखंड की परिकल्पना थी वो भी ख़त्म हो रही है। तो ये दो चीज़ों को इसमें ज़रूर आपको देखना चाहिए कि एक तो पूरे के पूरे गाँव ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा जब नौजवान बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं, या इसका क्या कारण देखते हैं आप? बड़े शहर का ग्लैमर निश्चित तौर ग्लैमर है, नहीं है, ग्लैमर भी है, साथ में रोजगार का भी अभाव है, सुविधाओं का अभाव है। आप दिल्ली में बैठ के कल्पना नहीं कर सकते कि पहाड़ में जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कैसे जाना पड़ता है। हमने देखा ऐसी तस्वीरें कि लोगों को पालकियों पे डाल के अस्पताल लेके जाया जाता है। तो ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों से लड़ना है। साथ ही अगर आप इसका एक राजनीतिक परिणाम भी देखेंगे, हमने उत्तराखंड बनाया था कि इस उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाएंगे, क्योंकि एक सांस्कृतिक दृष्टि से अलग है, भौगोलिक समस्याएं अलग हैं, तो इसलिए उत्तराखंड अलग राज्य हो। जब उत्तराखंड बना तो पौड़ी जनपद को अगर हम लें तो उसमें 8 विधानसभाएं थी। अच्छा। जो कि जब परिसीमन दोबारा से हुआ तो उसमें 6 रह गई, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार माइग्रेट कर रही है। आने वाले समय में ये और कम हो जाएंगी। इसी प्रकार से टिहरी में कम हो रही हैं, इसी प्रकार से चमोली जिले में 4 विधानसभाएं थी, आज 3 रह गई हैं। आप ये सोचिए कि आने वाले समय में किस प्रकार से महामारी का रूप लेके ये सारा होगा। और जब सारी विधानसभाएं नीचे देहरादून और हरिद्वार में और मैदानों में पहुंच जाएंगी, या ऊधम सिंह नगर में और इधर सब चले जाएंगी, तो उस पहाड़ को कौन देखेगा, कौन वहाँ के बारे में सोचेगा? जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व फिर से नीचे आ जाएगा तो पहाड़ फिर वीरान रह जाएंगे। इस लड़ाई के लिए हमें पलायन के खिलाफ लड़ाई करनी है। पहाड़ का जो नौजवान है वो देश की सेवा में यानी सेना में भी जाता है, और आज अग्निवीर को लेकर आप देख रहे हैं कि देश में कितनी राजनीति चल रही है। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन 8 राज्यों ने उनको आरक्षण का ऐलान किया है, उत्तराखंड भी उनमें से एक है। तो इस पर आप विपक्ष को क्या बताना चाहेंगे? लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मेरे को लगता है एक तो देश के अंदर ऐसा विपक्ष गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करना चाहिए। कम से कम सेनाओं को तो राजनीति से अलग रखिए, कम से कम सेनाओं को तो इन चीज़ों से दूर रखिए। किसी प्रकार से इस तरह की बातें अगर भड़काने की होंगी उसको रोकना चाहिए। आज हमने इस तरह की जिस तरह तैयारियां की हैं अग्निवीर को लेकर जो किया है, जिसे उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम उनके लिए आरक्षण करेंगे। मैं कल देख रहा था उत्तर प्रदेश में भी आया है, केंद्रीय गृह मंत्री जी बहुत पहले बोल चुके हैं कि हमको एक ट्रेंड जवान मिलेंगे। कह रहे कि पेंशन ना देनी पड़े इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, सेना में ही राजनीति को बढ़ावा मिलेगा ऐसे फैसलों से। देखिए, मैं तो ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ की सबसे ज़्यादा जो पोस्टर बैलेट है वो सैनिकों के हैं। हमारे यहाँ से हर घर से, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हर घर से सेना का एक जवान हमारे यहाँ से आता है। और मैं चुनाव में जिस प्रकार से जीता हूँ, लोगों विपक्ष ने अग्निवीर को पूरी तरीके से उठाया, लेकिन चुनाव के परिणामों से तो कहीं दिखा नहीं। लोग संतुष्ट हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे पहाड़ों की, यहाँ के नौजवानों की, तो केदारनाथ मंदिर, 4 धामों का आपने जिक्र किया कि यहाँ पर जो भक्तों की और जो फुटफॉल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और हर साल जो है वो आंकड़े अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी विपक्ष ने खड़ी की कि यहाँ से 23 किलो सोना चोरी हो गया। हालांकि मंदिर परिसर ने इसका खंडन किया है, लेकिन अब भी इस मुद्दे को जब बात उत्तराखंड की होती है तो कांग्रेस उठाती है और उस पर बीजेपी को घेरती है। देखिए, बड़ा मैंने जिस प्रकार कहा आपको कि बड़ी दुख की बात है कि विपक्ष के लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि उन चीज़ों को प्रूव करे। अभी जैसे आपने अग्निवीर के बारे में बोला, अभी केदारनाथ मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके प्रमाण रखिए,
केदारनाथ मंदिर को लेकर एक और चर्चा छिड़ी कि दिल्ली में जो उसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब चारों धामों के नाम पे ना तो कोई मंदिर बनेगा और ना ट्रस्ट बनेगा, तो इसे लेकर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई कि ये कैसे हो गया, मंदिर तो एक ही है, उसके नाम पे कोई नहीं। देखिए, पूरे मामले में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे विषय को अच्छे तरीके से रख दिया है और सारी चीज़ समझाई है। अब आप बताइए, मैं तो उस क्षेत्र का सांसद हूँ, अगर हमारे यहाँ यात्रा में हमारे तो मतलब हजारों सालों से हमारी रोजी रोटी, हमारे वहाँ पर एक एक चीज़ चार धाम के साथ जुड़ी है, हमारे युवाओं के रोजगार वहाँ के साथ जुड़े। हम हर जगह कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम यात्रा को और भव्य बनाएं, किस प्रकार से उसको रोजगार के साथ जोड़ें। हमारे जितने पूरे के पूरे गढ़वाल के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं लगाव चार धामों के साथ भी है, वहाँ उनके साथ उनके रोजी रोटी भी जुड़ी है। हम कैसे इसका नुकसान होने देंगे? हाल ही में उपचुनाव हुए मैंगलोर और बद्रीनाथ में, दोनों कांग्रेस जीत गई। पहले कहा जा रहा था कि देखिए अयोध्या में हार गई भाजपा, अब उसमें बद्रीनाथ का भी नाम जोड़ दिया गया है। देखिए, चुनाव वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई जिस कारण इस तरह से हुआ और हम चुनाव परिणामों का आकलन कर रहे हैं। आपने गणेश गोदियाल जी को 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया, तो अनिल बलूनी पौड़ी की जनता की पहली पसंद क्यों बने? तो मोदी जी की लोकप्रियता और उनके प्रति लोगों का विश्वास, उनके प्रति लोगों की आस्था थी, उसके कारण एक बड़े मार्जिन के साथ मेरी जीत हुई। और मैंने जो लोगों को विकास की बातें की हैं और जो मैंने पूरे चुनाव में कहा है कि मैं तू मैं की राजनीति नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। मैंने लोगों को विश्वास दिला के आया हूँ कि मैं आपके लिए जितना काम हो सकता है मैं करूँगा। मैंने सबको बोला कि मुझे कैंसर हो गया था, सबने देखा, मेरी जान लगभग जाने की स्थिति में थी, मैं बच के आया हूँ, तो गढ़वाल की जनता के विकास के लिए काम करने के लिए आया हूँ। मेरा पूरा जीवन, मेरे जीवन का क्षण क्षण और मेरे जीवन का पल पल ये गढ़वाल के लोगों के लिए होगा। ये मैं वादा करके आया हूँ। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से गढ़वाल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ महीने में देखिएगा मैं कैसी ताकत लगा के सारे काम कराऊँगा और पूरे गढ़वाल में विकास जिस प्रकार से होगा, जनता आशीर्वाद देगी कि जो वादे करके गए थे उन सब वादों को पूरा हुआ है। मैं चुनाव के बाद लोग वादे याद नहीं दिलाते, जनता याद दिलाती है। मैं रोज़ लोगों को याद दिलाता हूँ कि मैंने ये वादे किए थे, इनको पूरा करूँगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बलूनी। बहुत धन्यवाद।